रोज की तरह आज भी सुजाता और वंश झगड़ रहे थे। सुजाता की नौकरी देखकर ही वंश के चाचा जी ने यह रिश्ता पक्का किया था। उसके माता पिता का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था। चाचा चाची ने मजबूरी में उसे पाला और ज़रूरत लायक पढ़ाई कराई। जैसे ही बड़ा होते होते वो चाचा चाची को बोझ लगने लगा तो छोटी सी उम्र में ही वंश प्राइवेट नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगा। बहुत मेहनत से उसने अब जाकर अपनी थोड़ी पहचान बनाई थी। पर जहाँ वंश का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी, वहीं घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले सुजाता की नौकरी खतरे में पड़ती जा रही थी। उस पर दोनों अपने शहर से दूर। उनका बेटा एक नन्ही सी जान समर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। जब परिवार से कोई मदद नहीं मिली तो समर को दिन भर क्रेच में रखा जाता, पर शायद वह उस माहौल में खुद को ढलने में असमर्थ था। एक नन्हे से 3 वर्षीय बच्चे से इससे अधिक उम्मीद लगाना भी गलत था। बीमार रहने लगा तो पहले वंश ने छुट्टी की अर्जी दी, पर ऊंचे पद के साथ जिम्मेदारियां भी ऊंची होती जाती हैं। सारा दिन घर में भी फोन बजता रहता और वंश को न चाहते हुए भी काम करना पड़ता। इस सब से समर का ध्यान उचित रूप से रखा ही नहीं जाता। परेशान होकर सुजाता को ही छुट्टी लेनी पड़ी। वैसे भी हर बात पर वंश उसे ही मजबूर करता, यह कहकर कि सरकारी नौकरी कोई नहीं छीनेगा, पर मेरी तो प्राइवेट है, ज़्यादा दिन छुट्टी ली तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस सब का विपरीत असर सुजाता की मानसिक हालत पर पड़ रहा था। तनाव बढ़ने लगा और वो अवसाद की शिकार होती जा रही थी। सरकारी विभाग भी आजकल प्राइवेट के स्तर पर ही काम लेते हैं। घर पर हो रही उथल पुथल से उसका काम में भी जी नहीं लगता। जैसे सब हाथ से निकलने लगा था। ऐसे में नौकरानी भी रखी तो वो चोरी करके भाग गई। समर को सुरक्षित पाकर सुजाता ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया, पर यह दिल से नहीं था। रोज किसी न किसी बात पर वंश से झगड़ा अब नित्य क्रम हो चला था। घर भी किस्तों पर खरीदा था। दोनों नौकरी पर थे तो सुजाता ने सोचा था मिलकर चुका देंगे, पर अब सुजाता के घर बैठने से वंश पर हर खर्च का दबाव बढ़ने लगा था। वह भी तनावग्रसित रहने लगा। जो मकान के असली मालिक थे वो एक बेऔलाद बुजुर्ग दंपत्ति थे। बुजुर्ग होते होते इतना बड़ा घर बेचकर अपने पुराने छोटे से एक कमरे के घर में ही रहते थे। सुजाता का जब मन बहुत अधिक विचलित हो जाता तो उन आंटी के पास ही जाकर बैठ जाती। वो उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझाती और अक्सर उनके झगड़े बहुत ही विनम्रता से सुलझा देती। धीरे धीरे सुजाता अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगी। अब समर और सुजाता का अधिकतर समय मेघना जी के साथ बीतने लगा। समर उनके साथ घुलने मिलने लगा था। सुजाता का मन कुछ सोचने लगा था। एक दिन सुजाता ने मेघना जी से अपने मन की बात कह ही दी। आंटी जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप समर को अपने साथ दिन में रख सकती हैं? आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। मुझे नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और हम आपकी किस्त भी समय पर दे पाएंगे। आप कहें तो आपको इसके बदले पैसे भी देने को तैयार हूँ मैं। सुजाता का प्रस्ताव सुनकर मेघना जी अपने पति निशांत जी की ओर देखने लगी। उन्हें भी समर में अपना कोई नज़र आने लगा था, पर उन्होंने इसके लिए कोई श्रम लेने से मना कर दिया। पैसे की कमी तो थी नहीं उनके पास, बस जो समय काटना कठिन था वह समर के साथ बहुत अच्छे से कटने लगा। उन्होंने सुजाता को हामी भर दी। सुजाता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने इस्तीफा वापस ले लिया और पूरे 1 साल बाद अब अपनी नौकरी पर वह वापस जाने लगी थी। सुचारू रूप से जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ गई। घर भी सारा दिन खुला रहता। मेघना जी नौकरानी से भी अच्छे से काम कराती। कभी कभी अगर ज़्यादा देर भी हो जाती तो मेघना जी उनके लिए खाना भी तैयार करके रख देती। समर की ओर से तो जैसे सुजाता मुक्त ही हो गई थी। समर की ज़रूरत का सुबह से शाम तक का सारा खाना पीना वह दे भी जाती, पर मेघना जी की अनुभवी हाथों ने समर की छिड़ होती काया को जैसे नया ही रूप दे दिया। उसकी शारीरिक प्रगति देखकर और उसके मुंह से सुंदर सुंदर कविताएं, कहानियां और श्लोक सुनकर तो सुजाता मंत्रमुग्ध सी होने लगी थी। कोई रिश्ता ना होते हुए भी मेघना जी आत्मीयता से समर का ध्यान रखती। निशांत जी उसे पार्क ले जाकर तरह तरह के खेल खिलाते। उसे ढेर सारी कविताएं, ABCD, गिनती और थोड़ा बहुत लिखना भी सिखाते। समर भी दादू दादी करता सारा दिन उनके इर्द गिर्द घूमता रहता। संस्कारों का पिटारा जो सुजाता और अंश मिलकर भी समर को न दे पाते,
वह मेघना जी और निशांत जी भर कर समर पर न्यौछावर कर रहे थे। समर का चौथा जन्मदिन आया तो सुजाता और अंश ने एक भव्य पार्टी का आयोजन करने की सोची। पर जन्मदिन की सुबह जब वो उठकर मेघना जी के दरवाजे पर पहुंची तो मेघना जी ने समर के लिए इतना सब तैयार कर रखा था कि सुजाता की आंखें भर आई। साथ ही सुजाता और अंश के लिए भी आज उन्होंने सब पसंदीदा व्यंजन तैयार कर दिए थे। आखिर आज उन दोनों का भी तो माता पिता के रूप में जन्मदिन ही था। सुजाता और अंश भाव विभोर से मेघना जी और निशांत जी के चरण स्पर्श के लिए झुक गए। अंश ने तो कभी इस भाव को महसूस ही नहीं किया था। माता पिता का सुख उसे कभी मिला ही नहीं। आज उसने मेघना जी को माँ कहकर संबोधित कर डाला। मेघना जी ने उसे गले से लगा लिया। यह शब्द सुनने के लिए वो भी उतनी ही बेताब थी। तभी निशांत जी ने वंश के हाथों में उनके घर के कागजात देते हुए कहा, हमारी तरफ से ये समर के लिए तोहफा समझो बेटा, बाकी की किस्तें भरने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों को पैसों का कोई लोभ नहीं। तुम लोगों के रूप में बेटा बहू और पोता मिल गया। अब तो भगवान बेशक उठा ले, कोई गिला नहीं। उम्र भर की खलिश को तुमने आज अपने प्रेम की चादर से ढक दिया। कहते हुए निशांत जी का गला भर आया। अंश उनकी बाहों में एक मासूम बच्चे की तरह समा गया। नहीं पापा, मुझे आपकी उम्र भर की कमाई या संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आप दोनों चाहिए अपने माता पिता के रूप में। क्या आज मैं स्वयं को अंश निशांत वर्मा होने का सौभाग्य दे सकता हूँ? आज तक जिस सुख और प्यार से वंचित रहा, आज मुझे वो मिल गया। हमेशा माँ बाप बच्चों को गोद लेते हैं, पर आज मैं आपसे आप दोनों को गोद लेने का हक मांगता हूँ। वह घर आपका था और अब फिर से आपका ही कहलाएगा। आप दोनों अब इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे, चलेंगे आप अपने घर में वापस। अंश की बात सुनकर सुजाता जी और निशांत जी भावुक हो गए। दोनों ने भरी आंखों से अपनी सहमति दे दी थी। आज एक अनोखा गृह प्रवेश हुआ। आज सर्वोच्च मानवीय गुण हर भावना से ऊपर उस नए बने परिवार की आंखों से छलक रहा था। मेघना जी और निशांत जी के निश्चल प्रेम और अंश और सुजाता की निस्वार्थ सेवा पूरे शहर में एक मिसाल थी। प्रेम बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से आधा होता है। उन सब ने मिलकर इसका प्रमाण सबको दे दिया था। प्रेम का यह रूप आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।